दोस्तों कभी कभी इंसान गुस्से में जल्दबाजी में कुछ ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसके बाद में जब वो पछताता है जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों एक मालकिन कहें या फिर एक पत्नी कहें या फिर एक महिला कहें, वो अपने नौकर के साथ में अपने कमरे के अंदर निश्चित थी कि उसका पति जो है वो शहर गया हुआ है सामान खरीदने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका जो पति है वो उसको ही जो घर के पीछे वाली जो खिड़की है उस खिड़की से अपने ही बेडरूम के अंदर अपने ही नौकर के साथ में अपने ही पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए लाइव देख रहा है। जब इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं और दोस्तों उसके बाद में एक ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल को सुलझाने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है 2 सितंबर साल 2017 की। और दोस्तों 2 सितंबर साल 2017 पटना यानी बिहार से ये घटना शुरू होती है और बिहार का एक ज़िला लगता है पटना, और इसी पटना में एक जगह पड़ती है पूर्णिया ज़िला, और इसी पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है। उसी थाने के अंदर जो एसपी निशांत तिवारी होते हैं ये डेली की तरह अपना कामकाज संभाल रहे होते हैं कि उसी समय उस पुलिस थाने के अंदर कुछ लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, एक पिता है, एक माँ है, बाकी कुछ और लोग भी उनके साथ में। जब उन लोगों को जो एसपी निशांत तिवारी जी होते हैं वो देखते हैं तो देखने के बाद में कहते हैं बैठो। बैठने के बाद में उनसे पूछते हैं बताइए क्या बात है। तो उसके बाद में वो सारे लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि साहब पिछले 2 दिन से हमारा जो बेटा है वो बेटा गायब है और अभी तक नहीं आया। अब पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं तुम्हारे बेटे का क्या नाम है। तो उसके बाद में बताते हैं कि हमारा बेटा जो है उसका नाम घनश्याम है और वो एक बर्तन की दुकान पर काम करता है, लेकिन साहब पिछले 2 दिन से वो अभी तक घर नहीं आया। हम मालिक के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बेटा हमारा कहाँ है। तो वो बताते हैं यहाँ से तो घर चला गया था, हो सकता है कि वो कहीं चला गया हो, मुझसे ये कहकर गया था कि वो लखनऊ जाएगा। इस तरीके की बातें बता रहे हैं। हम अपने बेटे को लगातार ढूंढ रहे हैं, हमने हर उस जगह पर पता कर लिया जहाँ पर वो जा सकता था। हमने पता कर लिया जहाँ पर उसके यार दोस्त हैं, कहीं रिश्तेदारी में अगर वो जा सकता था हमने वहाँ पर भी पता कर लिया, लेकिन साहब कहीं पर भी हमारे बेटे का कोई पता नहीं निकला। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले थोड़ा सा हैरान भी होते हैं कि 2 दिन से एक जवान लड़का गायब है, ना घर वालों को बता के गया ना दुकान मालिक को बता कर गया। हालांकि दुकान मालिक शुरुआत में ये कह रहा था कि वो मुझे बता के गया, लखनऊ गया। अब दोस्तों पुलिस वाले तुरंत उस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं, घनश्याम की। उसके बाद में इन परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि तुम घर जाइए, तुम्हारे बेटे को ढूंढने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे बेटे को हम ढूंढ कर दे देंगे। अब दोस्तों ये जो घर परिवार वाले थे ये चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले उस दुकान मालिक के पास पहुंचती है जहां पर घनश्याम काम करता था। दुकान मालिक के बयान लिखती है। दुकान मालिक से घनश्याम के बारे में पूछती है तो दुकान मालिक कहता है कि साहब अभी 2 दिन पहले की तो बात है, घनश्याम मेरे सामने जिक्र कर रहा था कि उसे लखनऊ जाना है किसी काम से और मुझसे कुछ पैसे भी लेकर गया है। अब पुलिस वाले उसके बयान लिखते हैं। उसके बाद में जो है और कुछ सोर्सों के द्वारा तलाश की जाती है, यानी मोहल्ले पड़ोस में कुछ और लोग थे उनसे भी पूछा जाता है। तो पुलिस को ये अंदाज़ा होता है कि जो घनश्याम है ये लखनऊ तो गया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मालिक जिस तरीके की बातें कर रहा है ये बातें पुलिस वालों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न कर रही है और कहीं ना कहीं ऐसे सवालों में डाल रही है जिसके ऊपर छानबीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए पुलिस वाले शक के आधार पर इस जो दुकान मालिक है इस दुकान मालिक को गिरफ्तार करते हैं। इस दुकान मालिक का नाम होता है दिलीप चौधरी। अब दोस्तों जब इस दिलीप चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आते हैं और इसे जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब पुलिस वाले इस दिलीप चौधरी से पूछताछ करते हैं तो उसके बाद में जो दिलीप चौधरी होता है ये शुरुआत में तो यही कहता है कि वो मुझे बता कर गया था लखनऊ गया या फिर कहीं और चला गया होगा, पटना चला गया होगा। इस तरीके की बातें जब ये लगातार घुमाता है तो पुलिस वालों का जो शक था ये शक कहीं ना कहीं यकीन में बदलने लगता है। पुलिस वालों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि घनश्याम की जो गुमशुदगी है या फिर उसके गुम होने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो इसी दिलीप चौधरी का हाथ है। इसलिए पुलिस वाले अब दिलीप चौधरी के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले जब दिलीप चौधरी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो उसके बाद में ये टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को सुनाता है
और जब ये कहानी सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग वाकई में हैरान होते हैं और लोग ये भी सोचते हैं कि इसके पास रास्ते तो कई थे, हालांकि इसने इस तरीके का क्राइम क्यों कर दिया। तो उसके बाद में ये पुलिस के सामने टूटते हुए कहता है कि साहब, घनश्याम की मैंने हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले पूछते हैं, अच्छा हत्या कर दी है, शव कहाँ है? तो उसके बाद में जो व्यक्ति था बताता है कि साहब, मैंने सब जो है वो एक ऐसी जगह पर दफना दिया है जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं रहता है। उसके बाद में पुलिस जो थी इस दिलीप चौधरी को अपने साथ लेती है, उस जगह पर पहुंचती है जिस जगह पर इसने एड्रेस बताया था शव का। अब वहां पर जाने के बाद में गड्ढा खोद कर उस शव को निकाला जाता है तो बात सच होती है, वहां से एक नर कंकाल मिलता है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो उस डेड बॉडी को, जो कि 2 से 3 दिन हो चुके थे, हल्की सड़ चुकी थी, हल्की गल रही थी, आधी अधूरी बॉडी थी, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इधर इस दिलीप चौधरी को पुलिस थाने लेके आती है और वापस से जब इसे फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और इससे हत्या करने के पीछे की जो वजह है उस वजह के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो दिलीप चौधरी है ये पुलिस को बताता है कि साहब, मेरी बर्तनों की दुकान है और पिछले कुछ साल पहले की बात है जब ये घनश्याम मेरे पास आया था काम के तलाश में। उसके बाद में मैंने इसे अपने काम पर रख लिया था। कई बार ऐसा होता था मैं इसे अपनी दुकान पे से अपने घर भेजता था, कभी कोई सामान लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए। कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह को नहा धोकर लेट जाता था तो ये जो घनश्याम है ये मेरी दुकान की चाबी ले जाया करता था और दुकान खोल लिया करता था। यानी एक तरीके से मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था और वो एक ईमानदार बंदा भी था। इसी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मुझे कई बार ऐसा होता था कि मुझे काम के सिलसिले में दुकान में माल भरने के लिए शहर जाना पड़ता था, तो मैं शहर से कुछ सामान लेके आता था ताकि अपने दुकान में जो सामान टूट जाता है उस सामान की पूर्ति कर सकूं। लेकिन इसी बीच में जब मैं शहर जाता था तो जो घनश्याम है इसका मेरे घर पर आना जाना शुरू होता था और उसी बीच में इसकी कहीं ना कहीं जो नैन मटक्का होता है ये मेरी पत्नी के साथ में हो जाता है। अब जब इन दोनों के बीच में नैन मटक्का, प्यार मोहब्बत, अवैध संबंधों की जो सीढ़ी है ये दोनों चढ़ना स्टार्ट होते हैं तो फिर उसके बाद कभी उतरते ही नहीं। मेरे शहर जाने के बाद में लगातार ये दोनों एक दूसरे से आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह थी कि मेरी पत्नी जब तक इस मेरे नौकर को घर पर रखती थी जब तक मैं ना आ जाऊं और जब तक उसके साथ में लगातार शारीरिक संबंध बनाती थी। हालांकि इस बारे में मुझे शक भी हुआ, मुझे लोगों ने कुछ बताया, मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की कि इस तरीके की बातें मैंने सुनी है। तो जो मेरी पत्नी होती है मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। अब दोस्तों आगे ये दिलीप चौधरी बताता है कि जब पत्नी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है तो मैं भी एक बार से खामोश हो जाता हूँ कि मैंने आँख से तो कुछ देखा नहीं। उसके बाद में मैं एक साजिश रचता हूँ और एक प्लान के तहत मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ और मुझे 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद में मैं शहर के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद ही मैं वापस लौट आता हूँ और वापस लौट आने के बाद में जो पीछे वाली खिड़की होती है उस खिड़की के पास आता हूँ तो मुझे उस खिड़की से कुछ अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही होती है। अब दोस्तों जब ये बताता है कि मैं जब उस खिड़की से अंदर देखता हूँ तो देखता क्या हूँ जो मेरा नौकर है जिसका नाम घनश्याम है वो मेरी ही पत्नी के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। बेड पर इन दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं और ये दोनों एक दूसरे में मगन, एक दूसरे के अंदर समाये हुए पड़े हुए हैं। जब मैं इस तरीके से देखता हूँ तो मैं तो एकदम से आग बबूला हो जाता हूँ, मेरे पाँव तले की ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद में आनफान में मैं गेट पर पहुँचता हूँ, गेट खटखटाता हूँ। मेरी पत्नी जैसे ही गेट खोलती है मैं धमक कर अंदर पहुँच जाता हूँ और उसके बाद में गुस्से में इस घनश्याम की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता हूँ और हत्या करने के बाद में उसके शव को एक सुनसान जगह पर ले जाकर वहाँ पर दफन कर देता हूँ और अपनी पत्नी से कहता हूँ कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कहा भी या फिर ज़रा सा किसी से जिक्र भी किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी मेरा कहा मानती भी है। उसके बाद में वो खामोश हो जाती है, ना तो किसी से कुछ जिक्र करती है। उसके बाद में हम दोनों पति पत्नी ये सोच रहे थे कि शायद अब इन सारी चीज़ों का दी एंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उस घनश्याम के घर वाले घनश्याम को ढूंढते हुए इस दिलीप चौधरी के घर पहुंचते हैं और दिलीप चौधरी के घर जाने के बाद में पूछते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है। अब जैसे ही वो बेटे के बारे में पूछते हैं दिलीप चौधरी हड़बड़ा जाता है। तो कभी कहता है कि वो पटना गया है, कभी कहता है लखनऊ गया है और कभी कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। जब इस तरीके से लगातार उन घर वालों को ये गुमराह करता है, 1 से 2 दिन उन घर वालों को ढूंढते हुए हो जाते हैं। वो हर जगह पर ढूंढते हैं, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं दोस्ती में या फिर गाँव में कहीं, लेकिन कहीं भी घनश्याम का पता नहीं मिलता है। तो उसके बाद में थक हार कर ये लोग पुलिस थाने पहुँचते हैं और दोस्तों पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस वाले बहुत जल्द ही इस पूरे केस का खुलासा कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इस व्यक्ति को जेल भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अगर पति को ये पता चल चुका था कि उसकी पत्नी अपने ही नौकर के साथ में आपत्तिजनक हालत में है
तो भला उसको उस नौकर की हत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या पत्नी का कसूर नहीं था या फिर सिर्फ नौकर का कसूर था? और अगर कसूर था भी तो ये बात बैठकर बातचीत से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं होता। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा कि इस पूरी घटना के अंदर गलती किसकी है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा और आप लोग को जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन ज़रूर से ज़रूर पढ़े जाएंगे। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, सुनकर बहुत दुख होता है। कहानियों के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे बीच में किस तरीके के लोग रहते हैं। तो मोहम्मद इकबाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया। आलोक जी हैं, लिखते हैं आई लाइक योर वीडियो फ्रॉम लखीमपुर खीरी से। तो भाई आलोक जी, आप लखीमपुर खीरी से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली जी हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस अली जी। उसके बाद में हिराना मगर हैं, लिखते हैं बहुत दिल दुखाने वाली स्टोरी है, मैं और ऐसे भी माँ बाप होते हैं, समझ नहीं आता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में वेस्ट विशेष फ्रॉम लंदन, तो इनका नाम है दिल बहादुर सिंह और ये लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, विकी पाटिल हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय लिखते हैं शाबिज मलिक जी नमस्कार, आपके सभी वीडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं, गुड जॉब। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुमन पांडे हैं, लिखते हैं सर मैं परेशान थी इसलिए आपकी कहानी नहीं सुन पाई, सॉरी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। तो सुमन पांडे जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया और बिजी थी और परेशान थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो परेशानी है अब दूर हो गई होगी और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद में AH617 है, लिखते हैं वेरी नाइस प्रेजेंटेशन शाबिज जी, नाइस स्माइल, गुड नाइट, टेक केयर। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्माइल शेख हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्यानम शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार सर जी, बहुत खुशी की बात है कि आपने कमेंट्स सुनाना बंद नहीं किए हैं, आपसे कमेंट्स के ज़रिए बात हो जाती है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बालेश्वर बिहारी जी, होता क्या है कि मैंने सोचा था कि कमेंट्स ना पढूं, लेकिन मुझे खुद भी ऐसा फील हुआ कि मैं आप लोगों के साथ में बात कैसे करूँगा, इसलिए मैंने कमेंट्स पढ़ना जारी रखा है। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, सारी गलती उस माँ की है, वो अपनी बेटी की सुनती तो कुछ हो सकता था। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, इन कमेंट्स को पढ़ के मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो आप लोग अपने कमेंट्स का सिलसिला बनाए रखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एतराज़ है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोग कमेंट्स सुनना नहीं चाहते हैं, आप लोग को लगता है कि मैं कमेंट्स ना पढूँ, तो आप लोग जो हमारी स्टोरी होती है वो शुरू में हो जाती है, उसके बाद में 2-1-3 मिनट हम कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप पहले ही वीडियो को छोड़ दिया करें जब वीडियो की कहानी एंड हो जाए उस समय। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बातों ही बातों में मैं अपना चश्मा लगाना भूल गया और मुझे थोड़ा सा दिखाई कम ही पड़ता है, तो मैंने चश्मा नहीं लगाया, फिर मैंने सोचा वीडियो को एंड कर दूं, उसके बाद ही लगाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थी कहानी, और आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।